क्या जेन ज़ी पॉलिटिकली अवेयर हो रहा है या सिर्फ इंटरनेट आउटरीच तक ही लिमिटेड है? think Abhijit Dipke, he made a fun page, Cockroach Janata Party. I think it was in line with Bharatiya Janata Party. So it was supposed to be a very satire based thing which he started. And कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुस के किसी को भी मार दे रहा है. सेफ्टी ऑफ लॉयर्स और जजेस इज जीरो. ना मैम, आप एक लीगल जर्नलिस्ट के तौर पर कंसिस्टेंटली उन इश्यूज पर बात करती रहती हैं जिनके बारे में आज का युग जेन्युइनली आंसर्स चाहता है। नाउ वेदर इट्स द जस्टिस सिस्टम, मीडिया अकाउंटेबिलिटी या ग्रोइंग पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ। अब थोड़ा भी उन्हें क्रिटिसाइज करो या आप कुछ ऐसा बताओ जो नॉर्मल नहीं है तो वो बहुत जल्दी उससे ऑफेंड होते हैं और उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई रेडी रहता है. Because I myself am a Gen Z, I'm just 19, so I would agree. ट्रायल ही है. कभी कभी कोर्ट भी यही सारे न्यूज को देख के एक्शन लेते हैं. हर दिन किसी ना किसी एग्जाम में आप सुनेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे पेपर कैंसिल हो गया है. तो ये सब जो चीजें होती हैं एक यूथ को बहुत अफेक्ट करती हैं. आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अबॉलिश करने की बात की थी। क्या आपको लगता है इंडिया का यूथ सच में सिस्टम से बिट्रेड फील करता है? ना उस रूम में कोई वेंटिलेशन था, ना उस रूम में पंखे चल रहे थे. तो पहले वो चीज थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, पानी भी नहीं मिला है, वॉशरूम भी नहीं थे. उसके बाद मेरे क्लासरूम में चीटिंग हो रही है और ऐसा लग रहा था कि वो सारे बच्चे कहीं एक जगह से आए हुए हैं क्योंकि वो सब एक दूसरे का नाम जान रहे थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. इन्विजिलेटर क्लासरूम के बाहर जाकर दूसरे इन्विजिलेटर से बात कर रहा है. मैं एज लीगल जर्नलिस्ट काम करने लगी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलने लगी कि एक अंदर से मन जो होता है कि अच्छा मुझे जज बनना है और मुझे कुछ करना है. आई थिंक ऑल ऑफ दैट डिसअपियर्ड. अभी अगर आप रीसेंट केस ले ले तो डाउरी डेथ्स के जो केसेस चल रहे हैं, विशा शर्मा, इसमें अगर आप देखेंगे देयर इज अ पैटर्न जहाँ पे अभी केस कोर्ट भी नहीं सुन रहा है लेकिन मीडिया चैनल्स अपने आप, तो आज एआई के जमाने में तो वो पूरा सीन भी क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे मारा होगा. तो एक पब्लिक परसेप्शन बनेगा क्योंकि हर इंसान को लॉ नहीं पता. रचना मैम, आप एक लीगल जर्नलिस्ट के तौर पर कंसिस्टेंटली उन इश्यूज पर बात करती रहती हैं जिनके बारे में आज का युग जेन्युइनली आंसर्स चाहता है। नाउ वेदर इट्स द जस्टिस सिस्टम, मीडिया अकाउंटेबिलिटी या ग्रोइंग पब्लिक फ्रस्ट्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज यहाँ। और मैं इसी से अपना पहला सवाल शुरू करना चाहूंगी। एज आप एक लीगल जर्नलिस्ट हो, ऑनेस्टली बताइए, इंडिया में जस्टिस मोस्टली डिलेड है या जस्टिस को सिलेक्टिव तरीके से डिलीवर किया जाता है? थैंक यू सो मच सानिया, दैट वाज वेरी काइंड ऑफ यू टू से. बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया मेरा. एंड मैं बस अपनी बात, जो पहला सवाल आपने मुझसे पूछा है, जस्टिस डिलेड भी है और जस्टिस को कुछ लोगों तक नहीं पहुंच पाते वो. uh, जैसे कि इंडिया में ये है कि आपको एक निचली अदालत से शुरू करना होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट में आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में आते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज देखी जाती है कि जिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, अच्छे लॉयर्स जो टाइम से करा सकते हैं अपना सारा चीज, उनका जस्टिस सिस्टम में जल्दी में उनका डिसीजन आना देखा जाता है. जहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शायद से लॉयर्स भी नहीं मिल पाते हैं, तो वहां पे केसेस चलते रहते हैं. और आजकल सोशल मीडिया के वजह से जैसे ही कोई केस हाईलाइट होता है तो अगर हमने एक और ट्रेंड आजकल देखा जा रहा है कि अगर उसके बारे में सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है तो उन केसेस को जल्दी लिया जाता है. उन उन कभी कभी किसी किसी केसेस में सुओ मोटो भी ले लिया जाता है एंड उन पे डिसाइड किया जाता है. तो आजकल बहुत ऐसा हो गया है कि इट इज अकॉर्डिंग टू द मूड ऑफ द हाउ द सिस्टम इज वर्किंग. लेकिन हाँ, दोनों ही चीजें होती हैं आज के टाइम पे, तो ये तो है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी लाइक, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को अबॉलिश करने की बात की थी। क्या आपको लगता है इंडिया का यूथ सच में सिस्टम से बिट्रेड फील करता है? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया का यूथ इस टाइम पे गिव अप कर चुका है. इंडिया का यूथ जिस जोरों शोरों से एग्जाम्स की तैयारी करता है
उसको जब दिखता है कि इंस्टीट्यूशन ही ऐसे एफर्ट्स नहीं ला रहे हैं जहाँ पे उनके एग्जाम को अच्छे ढंग से कराया जाए। हर दिन किसी ना किसी एग्जाम में आप सुनेंगे कि पेपर लीक हो रहा है, कहीं पे पेपर कैंसिल हो गया है। तो ये सब जो चीजें होती हैं एक यूथ को बहुत अफेक्ट करती हैं। मुझे ये भी लगता है कि एक यूथ अपना सारा टाइम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगाता है, जिन जो एस्पिरेंट्स होते हैं बेसिकली। मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने जब लॉ की डिग्री ली थी उस टाइम पे मैं जुडिशरी का तैयारी कर रही थी। एंड मेरा ये था कि ये एक ऐसी चीज भी होती है कि आप खुद से कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे हो और आप उस पोजीशन पे पहुंच जा रहे हो जहाँ पे आप, अगर किसी ऐसे बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हो जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट ऐसा मिल सकता है, तो आपके लिए एग्जाम्स बहुत इजी तरीका होता है कि आप अपना एक मार्क बना सको। लेकिन आज के टाइम पे जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर एग्जाम में, चाहे वो आप जुडिशरी का एग्जाम ले लीजिए, नीट का एग्जाम ले लीजिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ी कहीं ना कहीं दिखती रहती है। तो एंड में फ्रस्ट्रेशन ही है। एंड में जब एक यूथ को दिख रहा है कि उसके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वो क्या करेगा? मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहेगा, क्योंकि अ, इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, लेकिन एक जो एग्जाम है जिसके लिए आप अपना पूरा 20s दे देते हो, आप पूरी अपनी जान लगा देते हो एग्जाम्स के लिए, वहां पे एग्जामिनेशन में ही इतने घोटाले होने लगे हैं। इसलिए मैंने ये लिखा था कि एग्जाम सिस्टम को ही आप अबॉलिश कर दो, क्योंकि अगर एग्जामिनेशन ही इतने ज्यादा फ्रॉड और हर चीज से भरे हुए हैं, तो एक यूथ होप क्या करेगा? आप कॉलेजेस का एडमिशन फिर आप उनके मार्क्स के बेसिस पे, जो उनके ग्रेजुएशन में आते हैं, उन पे उनके बेसिस पे उनको फिर ले लो कॉलेजेस में। ये था। So as you talked about exams, so बिहार जुडिशरी एग्जाम का आपका जो एक्सपीरियंस था वो काफी वायरल हुआ था। सो उस दिन एग्जैक्टली exactly क्या हुआ था जिसने जिसने आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया? तो मैं जब मैंने एग्जाम्स देना शुरू किया था उस टाइम कोविड का पीरियड चल रहा था एंड ज्यादा एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही थी। तो बिहार का भी मेरे उसमें भी नहीं था लिस्ट में, बट मेरे को ये लगा कि अभी अपॉर्चुनिटीज इतनी आ नहीं रही हैं, क्योंकि मैं यूपी से हूँ। मेरा मेन टारगेट यूपी दिल्ली था। बट मुझे लगा कोई नहीं, चलना चाहिए, देखना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए। एंड उसके जस्ट पहले मैं यूपी का भी एग्जाम दे के आई थी, या उसके बाद हुआ था। तो जब मैं बिहार गई हूँ, अब आप एग्जाम्स के फॉर्म के पैसे भरवा रहे हो, हजार हजार रुपए। अगर 40,000 बच्चे भी फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है टू कंडक्ट द एग्जाम। आप अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे तो पहले तो यही दुख हो रहा है कि इंसान दूसरे दूसरे शहर से आकर एग्जाम्स देता है एंड एकदम ही बुरी हालत में देता है। तो जब मैं एग्जाम देने गई, जून के समय में एग्जाम था वो, और 40 डिग्री तो होगा उस टाइम पे। ना उस रूम में कोई वेंटिलेशन था, ना उस रूम में पंखे चल रहे थे। तो पहले वो चीज थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, पानी भी नहीं मिला है, वॉशरूम भी नहीं थे। वहां पे जब मैं एग्जाम दे के आई हूँ तो मुझे बाकी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि उनके क्लासरूम के तो ऊपर वो रूफ भी नहीं थी। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसके बाद मेरे क्लासरूम में चीटिंग हो रही है, और ऐसा लग रहा था कि वो सारे बच्चे कहीं एक जगह से आए हुए हैं, क्योंकि वो सब एक दूसरे का नाम जान रहे थे, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। इन्विजिलेटर क्लासरूम के बाहर जाकर दूसरे इन्विजिलेटर्स से बात कर रहा है। मतलब मैंने जो देखा उस टाइम पे, उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं ये स्टेज निकाल भी लूं, तो मेरे आसपास और भी बच्चे जो कैसे ये स्टेज निकाल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि आगे इनका क्या है या क्या करना है। बट मुझे एक चीज लगी कि एक एग्जाम के लिए जब मैं पूरा टाइम अपना दे रही हूँ, हर चीज दे रही हूँ, और फिर मेरे को एक ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेरिटलेस बच्चे, आप एग्जाम का कुछ भी करके आप एग्जाम निकाल ले रहे हो। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि इस पूरे सिस्टम में सिर्फ जो जुडिशरी की हम बात कर रहे हैं, जुडिशरी तक ही नहीं है, एक एग्जाम का भी जो आसपास का तरीका होता है। फिर ये भी हुआ कि वो तो एक डिसीजन था, लेकिन जब मैं एज लीगल जर्नलिस्ट काम करने लगी तो मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बारे में इतनी सारी चीजें पता चलने लगी कि एक अंदर से मन जो होता है कि अच्छा मुझे जज बनना है और मुझे कुछ करना है, आई थिंक ऑल ऑफ दैट डिसअपियर्ड। एंड ये एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली इट वाज एन एडिशन कि करना ही नहीं है, अब इसको छोड़ ही देते हैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ और कर लेंगे बेहतर। Okay, that was actually very unprofessional, and I felt like it's just a joke for them actually. So आई थिंक जस्ट वन एग्जाम वेयर आई फेल्ट कि अच्छे से एग्जाम हुआ है,
वो हम्म। था दिल्ली जुडिशरी, वहाँ पे इन्विजिलेटर्स वर गुड। एंड देन एक था हरियाणा, वहाँ पे चंडीगढ़ में एक्चुअली में बहुत अच्छे-अच्छे सेंटर्स उन्होंने करे थे पूरे, एंड ये एग्ज़ाम करने के कंसोलिडेटेड फंड में से जाता है, सबका उनको पैसे मिलते हैं हर चीज़ करने के लिए। तो मुझे लग रहा है करप्शन इतना ज़्यादा डीपली रूटेड है कि एग्ज़ाम भी आप अच्छे से नहीं करा पा रहे हो। तो ये बहुत ही दुःख की बात है कि आप 3 घंटे एक बच्चा रूम में बैठ रहा है जहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, तो वो पहले गर्मी से परेशान हो या पेपर के क्वेश्चन से। तो क्या ही चल रहा है, आई थिंक बहुत ही बुरी चीज़ है ये। या डेफिनेटली। सो लाइक आपने ट्वीट किया था 6 साल जेल बिना ट्रायल के। सो आपको क्या लगता है इंडिया में इंसान को कन्विक्शन से पहले पनिशमेंट दी जा रही है? सो हमारी लॉ में एक चीज़ बोली जाती है, प्रोसेस इज़ द पनिशमेंट, एंड ये ऐसे केसेस में बोली जाती है जहाँ पे अंडर ट्रायल्स जो हैं, जिनका ना कोई सुनवाई हो रही है, ना ट्रायल स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो मैंने 6 साल का लिखा था उमर खालिद के केस से रिलेटेड था। ऑल्दो उनका केस यूएपीए में आता है तो उसका बेल का प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पर एट द सेम टाइम आपने किसी को 5 साल, 6 साल के लिए जेल में रखा हुआ है। वो सिर्फ कोर्ट जा रहा है, अपनी नेक्स्ट डेट लगवा के आ रहा है। ह्यूमन राइट्स का तो यहाँ पे कुछ जो उसकी बेसिक ह्यूमन राइट्स है उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं, क्योंकि एक इंसान की लाइफ में 6 साल में बहुत सारी चेंजेस आ जाते हैं। मैं एक इंसान अपने कॉलेज से ग्रेजुएट कर लेता है 6 साल में, किसी की शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, तो इतने सारे साल। और अगर कल को वो इंसान कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाता है, तो इस जो 6 साल का उसने जो ये सारी चीजें करी, या जो भी साल जिनको जिनको भी अंडर ट्रायल्स को रहना होता है, मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही दुख की बात है कि इंडिया में इस चीज पे फोकस नहीं करा जाता है कि आप किसी के बेसिक राइट्स को सोच ही नहीं रहे हो, क्योंकि आपको पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल फायदा है, एंड ये हर चीज में होता है, तो आपने जेल में भरे हुए हैं लोग। एंड आई विल टेल यू, एक टीओआई की रिपोर्ट थी कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो हैं 74%। तो अगर उस जेल में कुछ 5.5 लाख कैदी हैं, तो 3.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा अंडर ट्रायल्स है, मतलब उनका पहला स्टेप भी शुरू नहीं हुआ है। आपने बस उन लोगों को जेल में रखा हुआ है। कुछ के पास लॉयर्स नहीं है क्योंकि वो गरीब हैं, वो नहीं कर सकते अफोर्ड। लीगल एड सिस्टम हमारा अच्छे से काम नहीं करता है, तो वो लॉयर्स जाते नहीं हैं। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं, आपका कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है या आपको कुछ केस से फायदा है, तो आप नहीं होने दे रहे हो। लेकिन एक जो इंसान उस जेल में रह रहा है, उसका आपने पूरा लाइफ उस टाइम के लिए एकदम ही कुछ नहीं कर सकता। वो सिर्फ होप कर सकता है कि एक दिन वो जेल से बाहर निकलेगा। एंड मुझे इसीलिए लगता है कि कोर्ट्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अंडर ट्रायल में सुसाइड केसेस भी बहुत होते हैं। आई थिंक एक रिपोर्ट है जिसमें 150 लोगों ने सुसाइड करा है, जिसमें से 64% जो है वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं। तो ये सब डेटा जब आप पढ़ते हो तो आपको रियलाइज होता है कि जेल में कोई ऐसे अच्छी लाइफस्टाइल नहीं चल रही है कि लोग खुश हो रहे हैं। आप उन्हें डिप्रेशन दे रहे हो, आप उनका लाइवलीहुड, हो सकता है वो लोग ऐसे भी हो जो अपने घर के ब्रेड अर्नर्स हो, आप उनको जेल में रख रहे हो। तो एक स्पीडी प्रोसेस कुछ करना चाहिए कि अंडर ट्रायल्स भी हैं, उनको भी आप जल्दी बाहर निकालो, क्योंकि वो बस कैद है जेल में, कुछ हो नहीं रहा आगे। तो इसलिए मैंने वो चीज लिखी थी। Umar Khalid to hai, like he has spent years in jail without trial in the Delhi riots related case, if I'm not wrong. And हम्म। there was this another case that I came across. There was this Bombay High Court case, like that. Bombay High Court granted bail to a man who had spent like around 6 years in jail without trial. And हम्म। the court itself said that prolonged detention without trial becomes a pre-trial punishment. And when हम्म। I read that, it actually was like, what was this? And हुँ, it's कभी-कभी yeah. ऐसा भी होता है, आप बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़ेंगे जहाँ पे सज़ा 3 साल की है, लेकिन क्योंकि वो अंडर ट्रायल है तो वो 6 साल से जेल में ही है, क्योंकि उसको किसी ने रिप्रेज़ेंट नहीं करा है। तो कोर्ट के पास वो लेके जाया जाता है, एंड फिर कोर्ट कहता है कि उसने ऑलरेडी अपनी इतनी सज़ा काट ली है, तो उसको जेल से बाहर निकाले। तो ऐसे मामले सिर्फ़ एक उमर खालिद का ही नहीं है, बहुत सारे केसेज़ हैं जहाँ पे जो लोगों को नोन भी नहीं है, वहाँ पे भी ये सब हो रहा है, एंड कोई पूछ नहीं रहा है इन सब के बारे में। जो एक्टिविस्ट भी हैं, वो भी अपना पूरा ट्राई करते हैं, बट जब
इंस्टीट्यूशन ही नहीं चाहता कि ऐसा कुछ जल्दी हो, तो फिर कोई फायदा नहीं होता उनका भी एफर्ट डालने का। So yeah, I totally agree with you, ma'am. So next question to you would be आज के इंडिया में क्या आपको लगता है कि मीडिया ट्रायल्स असली कोर्ट ट्रायल से ज्यादा पावरफुल हो गए हैं? आई थिंक आज के टाइम से नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि अगर आप आरुषि तलवार का केस लें, जिसका कोई एंड ही नहीं हुआ, वहां से वो, क्योंकि मैंने तब से ही न्यूज देखना ज्यादा स्टार्ट करा होगा, क्योंकि मैं स्कूल में थी उस टाइम पे। तो आप देखेंगे कोई भी ऐसा केस आता है जहां मर्डर हो रहा है, जहां रेप हो रहे हैं, वहां पे अभी अगर आप रीसेंट केस ले ले तो डाउरी डेथ्स के जो केसेस चल रहे हैं, त्विषा शर्मा, इसमें अगर आप देखेंगे देयर इज अ पैटर्न जहां पे अभी केस कोर्ट भी नहीं सुन रहा है, लेकिन मीडिया चैनल्स अपना, अब तो आज एआई के जमाने में तो वो पूरा सीन भी क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे मारा होगा। तो एक पब्लिक परसेप्शन बनेगा, क्योंकि हर इंसान को लॉ नहीं पता है, हर इंसान को नहीं पता है कि अ, सही में क्या हुआ होगा। एक टीवी एक जरिया है जिसके थ्रू वो देखते हैं, सारी चीजें उनको पता चलती है। तो अगर आप एक नैरेटिव उसमें रन करेंगे, एंड आप पहले ही जाके जो जो आरोपी है या जो उसके घर वाले हैं उनसे बात करके, आप चैट्स रिवील, जो कि एविडेंस है, एक केस का एविडेंस है, आप उसको रिवील कर रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लोग उसे पढ़ रहे हैं, लोग ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेके। कभी कभी इंफॉर्मेशन बाहर आना जरूरी भी है, लेकिन मुझे लगता है जो क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको जब तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाता है, वो मीडिया ट्रायल ही है। एंड कभी कभी कोर्ट भी यही सारे न्यूज को देख के एक्शन लेते हैं। अब जैसे इस केस में भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया गया है, वो इसलिए लिया गया है क्योंकि मीडिया के थ्रू लोग प्रेशर, एंड मीडिया भी प्रेशर क्रिएट करती है, एंड अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को भी लगता है कि मे बी वो नहीं कर रहे हैं अपना काम और उनको ये देखना चाहिए केस, क्योंकि इतना पब्लिक आउटरीच क्यों हो रहा है। वरना ऐसे तो आप देखें तो डाउरी डेथ के केसेस रोज ही होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पूछना, रेप के केसेस रोज होते हैं, किसी को नहीं पूछना। लेकिन एक न्यूज है जिसको बहुत ज्यादा मीडिया में चलाया जाता है, एंड उसके बाद एवरीवन इज थिंकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर केस। तो मीडिया ट्रायल आज के टाइम पे बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जाके जब रिपोर्टिंग होती है, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आउटकम को भी इन्फ्लुएंस करती है। क्योंकि एक जो जनरल पब्लिक है वो अपने दिमाग में किसी को बिना, एक हमारे लॉ में ही कहते हैं कि एवरी वन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, बट आई थिंक ड्यू टू मीडिया ट्रायल एवरी वन इज प्रूवन गिल्टी बिफोर द ट्रायल इवन बिगिंस। सो ट्रायल हुआ नहीं हुआ, लेकिन केस कोर्ट गया नहीं गया। आरजी कौर मेडिकल रेप केस, इफ यू हॉस्पिटल रेप केस जो था, उसमें भी जो संदीप घोष थे उनका भी केस चला नहीं चला, एंड में कोई और ही निकला। लेकिन उसके पहले तक जो मीडिया परेशान करती है या लोग जिस तरह से एलिगेशंस लगाते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो सही है गलत या नहीं है, क्योंकि अभी केस फिर से रीस्टार्ट हो रहा है। बट ये जो परसेप्शन पब्लिक का बनता है, आई थिंक वो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है, एंड आउटकम भी कभी कभी उस पर रिलाई करके हुए जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो अभी बस 2 दिन पहले ही सौरभ दास के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस आया। तो आपके हिसाब से आज के मीडिया एनवायरनमेंट में जर्नलिस्ट का बिगेस्ट चैलेंज क्या है? इज इट फैक्ट्स वेरीफाई करना, प्रेशर हैंडल करना, या लीगल कंसिक्वेंसेस से बचना? I would first give a fair disclaimer that Saurabh Das is a very good friend of mine, and I'm very proud of the work that he's doing. और जो तीन चीजें आपने बोली हैं कि प्रेशर हैंडल करना, फैक्ट्स वेरीफाई करना, या केस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा उसके बारे में सोचना, आई थिंक एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट उन तीनों चीजों के बारे में सोचता है। तो वो, उसको बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि फैक्ट्स जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हो, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो तो ये हमेशा रहता है कि आगे जाके किसी ना किसी को, अगर आपका क्रिटिकल कोई स्टोरी आई है, कोई ना कोई आर्ग्यू करेगा, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन रेज करेगा। तो कभी भी जो इंडिपेंडेंट काम कर रहे होते हैं उनको बहुत ही वो कॉशियस होते हैं ऑफ द फैक्ट कि वो क्या लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। तो फैक्ट्स वेरीफाई करना उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है। मैंने भी एज जर्नलिस्ट जब स्क्रोल में काम किया है, अगर मुझे किसी ने कोई चीज या मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, अगर उसका कुछ लिखा हुआ मेरे पास है तो अल्टीमेटली वेरीफाई हो गया। लेकिन अगर
वहां पे मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे उसको 3-4 लोगों से वेरीफाई करना होता था, तभी वो फैक्ट मेरे स्टोरी में जाता था। तो फैक्ट वेरीफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है एक जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि अगर आपके फैक्ट्स ऐसे ही लिखे हुए हैं तो बहुत नॉर्मल हो जाएगा। पहले तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो, दूसरा आपके ऊपर केस जो भी करना है किसी को वो हो सकता है। दूसरा आपने क्या बोला था, फैक्ट्स वेरीफाई। मैंने बोला था आपको फैक्ट्स वेरीफाई करना, प्रेशर हैंडल करना, या फिर लीगल प्रेशर। consequences। सो सी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का डर तो आज के टाइम पे जो मीडिया का हालत है या जो भी चीजें चल रही हैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट के लिए या इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम आए दिन देखते हैं। एक अभी किसी ने अ, कोई कमेंट कर दिया था यूट्यूबर ने, तो उसे 6 महीने की सजा सुना दी गई थी कंटेम्प्ट केस के लिए, लेकिन बाद में उसको हटाया गया क्योंकि पब्लिक आउटरीच। बट आज के टाइम पे एवरीवन इज वेरी सॉल्टी। लाइक अगर आप थोड़ा भी उन्हें क्रिटिसाइज करो या आप कुछ ऐसा बताओ जो नॉर्मल नहीं है, तो वो बहुत जल्दी उससे ऑफेंड होते हैं और उस पर कुछ एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई रेडी रहता है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस तो आई थिंक जर्नलिस्ट को पहले से पता होता है कि कोई ना कोई होगा जिसको आपत्ति होगी मेरे लिखने से, तो उसका उनको ध्यान रखना ही पड़ता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ इससे ही नहीं होता, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस इससे भी है, एक डेफेमेशन होता है। तो अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन भी लिख दी है, वो भी कल को एज डेफेमेशन आपके अगेंस्ट केस हो सकता है। तो ये सब चीजें भी बहुत दिमाग में रखनी होती है कि आप कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हो जो अनलॉफुल है, आप कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हो जो फैक्चुअली वेरीफाइड नहीं है। तीसरा, प्रेशर इमेंस होता है, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल पीसेस लिख रहे हो, आपको ये डर हमेशा रहता है कि आप जो चीज लिख रहे हो वो सही है। दूसरा, इसको लोग कैसे लेंगे और किस लेवल पे जाएंगे, और कैसे आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग एंड एवरीथिंग, लोग पर्सनल हो जाते हैं, चीजें बोल देते हैं। तो वो प्रेशर भी अल्टीमेट रहता है। एंड क्योंकि आपको कोई आइडिया आया है, आप उसके बारे में लिखना चाहते हो, तो वो प्रेशर भी एक रहता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है नहीं मिल रही है, या आप जो लिख रहे हो वो सही तरीके से लोगों तक जा रहा है या नहीं। तो आई थिंक ये तीनों प्रेशर जो हैं वो रहते हैं एक जर्नलिस्ट को, एंड अल्टीमेटली उसको डील भी करना पड़ता है उन सब चीजों से। Okay, ma'am. So now there's this question I have, which is, आप रोज रेप, मर्डर और वायलेंस जैसे डिस्टर्बिंग केसेस कवर करती हो, एंड एज अ पर्सन मेंटली और इमोशनली ये सब हैंडल करना कितना डिफिकल्ट होता है? क्या टाइम के साथ आप इमोशनली डिटैच्ड हो गई हो, या फिर आज भी हर केस समवेयर पर्सनली इफेक्ट करता है आपको? सो मैंने जब स्टार्ट करा था लीगल जर्नलिज्म 5 साल पहले, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई यूज टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर, यू नो, क्योंकि क्या होता है जब आप लीगल जर्नलिज्म या आप जर्नलिस्ट हो इन जनरल, आपको एक्टिव होना पड़ता है हर जगह और आपको हर तरह की न्यूज पढ़नी होती है। भले ही मैं लीगल जर्नलिस्ट हूँ, मेरे वॉल पे आएंगे रेप के केसेस भी, मेरे वॉल पे आएंगे मर्डर के केसेस भी, मेरे वॉल पे आ रहे हैं किसने किसके साथ क्या करा है। जब आप इतना ज्यादा कंज्यूम कर लेते हो, कहीं ना कहीं आप एक, जैसे अगर मैं किसी के रेप केस के बारे में रिपोर्ट कर रही हूँ, जितना लोग नहीं उससे अटैच होंगे शायद मैं हो जाती थी, और मुझे लगता था ऐसे क्यों करा, ये क्या हो गया, ऐसे ही चल रहा है, ये है वो है। तो इट समटाइम्स इट मेक्स योर ब्रेन लाइक एकदम फ्राइड रहता है आपका ब्रेन पूरे टाइम कि ये चल क्या रहा है। बट आई थिंक ओवर टाइम सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो एक थिक स्किन कहीं ना कहीं उनके आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये उनका डेली का काम है, उनको पढ़ना है, उनको फैक्ट्स लाने हैं, उनको बताना है सबको। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जो आप पर्सनली जिन पे इन्वेस्टेड होते हो। जैसे मैंने अभी 1 साल पहले एक लेडी जज हैं यूपी की, उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, एंड उन्होंने सीजीआई को लेटर दिया था कि अगर इस केस में कुछ नहीं होता तो आई विल एंड माई लाइफ। एंड सिंस शी वॉज फ्रॉम यूपी, आई गॉट इन टच विद हर, मैंने उनसे बात करी, और वो केस 1-2 महीने के बाद लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे, बट यू वोंट बिलीव, क्योंकि जब मैंने पहली बार उनसे बात करी, शी वॉज सो डिसअपॉइंटेड एंड शी वॉज लाइक कि कोई भी नहीं सुन रहा है, एंड मुझे नहीं पता क्या करना है, अभी 6 महीने से ये केस का हियरिंग इंटरनली चल रहा है। मुझे इतना बुरा लगा कि एवरी मंथ आई यूज टू मैसेज एंड आस्क हर इफ शी इज ओके। सो आई थिंक कभी कभी आप
किसी चीज़ों के बारे में पढ़ते हो एंड आपको ये लगता है कि समथिंग इज डेफिनेटली इज अटैच्ड, उन उस केस से रिलेटेड आप अटैच हो जाते हो एंड आपको लगता है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए और आप चेकअप आप चेक करते रहते हो कि चीजें ठीक है नहीं। आई थिंक पर्सनली मुझे काफी अफेक्ट करता था, आज भी करता है, व्हेन आई आई tweet a lot about when rape cases or sexual harassment cases take place, because कहीं ना कहीं मैंने अपनी लीगल जर्नलिज्म की जर्नी में भी ऐसे केसेस बहुत रिपोर्ट करे हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि एज अ रिपोर्टर इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो, जो चीज़ मुझे अगर इतनी अफेक्ट कर रही है वो लोगों को पता होनी चाहिए उसके बारे में। एंड हर चीज़ अच्छी नहीं चल रही है इस देश में, एंड किस लेवल पे ट्रॉमा एंड सारी चीज़ें लोग झेल रहे हैं वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो अब ये हो गया है कि अब ऐसा हो गया कि आप डिटैच कर लेते हो, लेकिन कभी कभी कोई बहुत ग्रूसम केस होता है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं अब ज्यादा हो गया, तो समटाइम्स आई जस्ट स्विच ऑफ माई फोन एंड आई जस्ट सिट स्टिल फॉर अ while so that I don't have to see the news or know all the update of the case। तो ये होता है। ओके, सो लाइक जब भी वुमेन सेफ्टी की बात होती है, लोग ब्लेम कभी लॉज को देते हैं और कभी सोसाइटी को, बट आपके अकॉर्डिंग बिगर फेलियर क्या है, आर लीगल सिस्टम और सोसाइटी की मेंटालिटी? आई फील दोनों का ही फेलियर है, एंड ज्यादा फेलियर सोसाइटल प्रेशर इन सोसाइटी की मेंटेलिटी है, बिकॉज आई एग्री। इवन कोर्ट की अगर आप बात करें, आपके पास लीगल रेमेडी हर चीज की है, लेकिन उस जगह वो केस अगर हो भी रहा है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि वो पेट्रियार्की से अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ें तो उसमें मैक्सिमम केसेस जो वुमेन के डेथ के हैं, दे आर फ्रॉम हस्बैंड और फैमिली ऑफ हस्बैंड। सो बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और डाउरी डेथ के केसेस, उसके बाद रेप और सारी चीजें आती हैं। तो अगर हम क्रिमिनल एस्पेक्ट ऑफ दैट हटा दें, मेजोरिटी ऑफ केसेस इज हस्बैंड और हिज फैमिली, या खुद की फैमिली भी, ऑनर किलिंग इज ऑल्सो देयर। तो बहुत सारे जो ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन, वो आसपास की सोसाइटी के वजह से ही है, फैमिली के वजह से ही है। तो मुझे लगता है जो ये मेंटालिटी है और जो ये पेट्रियार्कल पूरा हमारा चल रहा है, उसके वजह से बहुत झेलना पड़ता है औरतों को। एंड नो मैटर आप कितने लॉज बना लो, क्या भी कर लो, अगर आपकी मेंटालिटी नहीं चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, देन दीज केसेस विल कीप ऑन कमिंग। आई रिमेम्बर एसिड अटैक के ऊपर मैंने एक आर्टिकल करा था, एंड आई स्पोक टू द पर्सन हु रन्स एन एनजीओ, एंड शी इज ऑल्सो very active in filing cases with respect to acid attack victims। उन्होंने मुझे बोला था कि रत्ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आते रहते हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर देता है, लेकिन जिनको ये ऑफेंस करना है वो करते हैं। सेम दाऊरी डेथ के साथ भी है, आप आज के टाइम पे गिफ्ट बना दिया उसे, बट गिफ्ट भी क्या ही है, वो डाउरी ही है। तो अगर हर घर में लोग ये सोचना छोड़ दें दैट उनकी जो बेटियां हैं वो कमोडिटी हैं, एंड एक दिन उनको उस कमोडिटी को किसी और को देना है, या जिनके घर में वो जा रही है वो ये छोड़ दे कि उसका काम हमारे घर में हमारे घर को आके संभालना है। आई थिंक माइंडसेट शिफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जिस दिन वो होगा उस दिन हो सकता है हम ऐसे केसेस सुनना बंद कर दें जो सोसाइटल प्रेशर की वजह से होती हैं। सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, इफ यू टॉक अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो उनको लेकर, लाइक दिस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को लेकर आपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दिया था, तो क्या इंडिया का लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉमन सिटीजन्स को फील कर रहा है? आई थिंक एब्सोल्युटली, हम्म। क्योंकि जब तक लीगल जर्नलिज्म में मैं नहीं आई थी तब तक मुझे इतना आइडिया नहीं था कैसे कोर्ट्स काम करती हैं, क्या चीज़ है, बट आई हैव एवरी टाइम रिपोर्टेड ऑन पेंडेंसी, ऑन वेकेंसी, कैसे चल रहा है। अगर आप देखें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.6 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग है, हाई कोर्ट में कुछ 63 लाख के आसपास है, एंड सुप्रीम कोर्ट में 60,000 के आसपास। ये सारी पेंडेंसी है। अगर आप किसी कोर्ट में चले जाएं जो कि मेन टीयर सिटी में नहीं है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहां पे आप देखेंगे कोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो दूर, वहां पे जजेस के बैठने के लिए भी ढंग की जगह नहीं है, ना पंखे चल रहे हैं, ना टॉयलेट का कुछ बंदोबस्त है वहां पे। पुअरली मेंटेन, एंड ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आप ट्विटर पे अर्जुन राम मेघवाल जी को फॉलो करते हो,
वो हर महीने किसी ना किसी कोर्ट में इतना पैसा गया है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो डालते हैं। एक स्टेट ऑफ इंडियन जुडिशरी करके रिपोर्ट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसमें भी अगर आप पढ़ें तो यू विल गेट टू नो कि कितने ज्यादा कोर्ट्स हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन नहीं पा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे किसी का मेल टॉयलेट की जगह नहीं है, फीमेल टॉयलेट की जगह नहीं है, कोर्ट रूम नहीं है, कहीं कहीं तो डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट्स ही नहीं है, तो उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है वो फर्स्ट आपका आप जब कोर्ट में केस करते हो वो आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन जुडिशरी एंड एन इंडिविजुअल। आप अगर 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग होना बहुत आम बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा केसेस पेंडेंसी है। आप वहां पे जजेस नहीं अपॉइंट कर रहे हो, आप एग्जाम्स तो पता नहीं कब कराते हो, एक एक साल दो दो साल तक एग्जाम का ही चल रहा है। अब वो 3 साल वाला रूल आ गया है, तो कोई भी स्टेट में पिछले साल से एग्जाम कंक्लूड नहीं हुआ है। बच्चे परेशान है कि वो तैयारी कर रहे हैं या फिर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है। फिर आप एग्जाम नहीं कराते हो तो जजेस नहीं अपॉइंट हो रहे हैं, जजेस नहीं अपॉइंट हो रहे हैं तो एक जज के ऊपर आप इतना बर्डन दे रहे हो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, एक जज 200 या 300 केसेस लगे होते हैं उसको सुनने के लिए। डू यू थिंक दैट somebody who is doing a 9 hour shift और 10 hour shift, that to a judge जिसको हर केस सुनना है, क्या उसकी इतनी मेंटल कैपेसिटी बचेगी कि वो सुन पाए? नहीं। तो मुझे ये लगता है कि एक हायरार्की जो बनी हुई है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, सो सारे चेंजेस वहीं पे हो रहे हैं। चलो हमारा हाई कोर्ट जो टॉप टीयर सिटीज है वहां पे अच्छे से काम कर रहा है, बट व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? आज के टाइम पे कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में घुस के किसी को भी मार दे रहा है। सेफ्टी ऑफ लॉयर्स और जजेस इज जीरो। इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्ट का इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट में चेंज करना इज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दैट इज द मोटिवेशन ऑफ गुड लॉयर्स टू ऑल्सो। आज के टाइम पे जो बच्चा निकल रहा है कॉलेज से, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना ही नहीं चाहता है। वो चाहता है कि उसको सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी लॉयर के साथ काम करने को मिल जाए। वो डिस्ट्रिक्ट में इसीलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि वहां पे उतने सुविधा ही नहीं है कि वो आराम से प्रैक्टिस कर सके, और जबकि वो पहली जगह होती है जहां पे एक इंसान अपना केस लेके जाता है। तो इसीलिए मुझे ये लगता है कि आप केसेस के दौरान भी बहुत बोल देते हो कि हमें अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे फोकस करना चाहिए, बट इन रियलिटी ऑन ग्राउंड बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है। वो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, वो एक्चुअली में एक्शन लेने से होगा, जो कि नहीं दिख रहा है। जहां पे जज कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा स्टार्ट कर देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो बहुत लेट आता है। उसके पहले जो बेसिक चीजें हैं कोर्ट तक जाने की भी कहीं कहीं पे जगह नहीं है, रोड नहीं बने हुए हैं प्रॉपर। तो ये सब दिक्कतें हैं लोगों को। एंड एक और रीजन है कि बच्चे आजकल एग्जाम नहीं देना चाहते डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का। पहली बात तो इतना टाइम पे नहीं करते हैं लोग एग्जाम। दूसरा, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टिंग कर रहे हो, वहां पे अगर बच्चे को पता है कि मैं जाऊंगा तो मैं सफर ही करूंगा। आई माई वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज अ जज इन कोलकाता, एंड वो बता रहा था कि वो अपनी प्रिंटिंग वगैरह खुद ही करता है क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं लॉ क्लर्क उसके पास। तो वो जज है वहां का, लेकिन आप दिल्ली का जज देख लीजिए तो वहां पे उसको सिक्योरिटी मिली हुई है। तो इतनी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑल्सो, कि उन सब पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। Yeah. सो स्पीकिंग ऑफ कोर्ट्स, आज एक कॉमन मैन ओके जब कोर्ट जाता है, क्या वो जेन्युइनली जस्टिस एक्सपेक्ट करता है, या लाइक ही इज मेंटली और फाइनेंशियली लाइक एग्जॉस्ट होने के लिए प्रिपेयर होता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉमन मैन आजकल कोर्ट जाना ही नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि बाहरी मामला अच्छे से सुलझ जाए, अनटिल अनलेस ऐसा डिस्प्यूट है जहाँ पे बातचीत का कोई स्कोप ही नहीं है। कोई भी इंसान आज के टाइम पे कोर्ट कचहरी में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसे पता है तारीख पे तारीख का कॉन्सेप्ट। उसे पता है कि लॉयर अफोर्ड करना कितना मुश्किल है। उसे पता है कि जस्टिस भी मिल पाएगा उसे सही टाइम पे, वो भी उसे नहीं पता है। तो लॉयर्स का अफोर्ड करना, देन जस्टिस सिस्टम, डिलीवरी ऑफ जस्टिस कितना टाइम लेगी वो, फिर जो उसका हर जगह कोर्ट मतलब उस शहर में हो जरूरी नहीं है। अब हो सकता है कोई लखनऊ का इंसान दिल्ली में आ रहा है,
अब वो बार बार कोर्ट कैसे आएगा अगर आप डेट लगा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि आम इंसान कोर्ट जितने भी जाते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाते हैं, वो तो डेफिनेटली निराश रहते हैं। एंड आज के टाइम पे अगर किसी का केस भी लगता है, वो उसका एक एक ही क्वेश्चन होता है अपने लॉयर से कि ये कितने टाइम में खत्म हो जाएगा। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये तारीख पे तारीख का कॉन्सेप्ट चलता जा रहा है, ये सारी चीजें पेंडेंसी और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, तो जब तक वो सब चीजें सॉर्ट नहीं होंगी, आराम से किसी भी इंसान का केस नहीं सुना जा सकता। और जब तक नहीं सुना जा पाएगा, एक कॉमन मैन सफर करता रहेगा, क्योंकि हर इंसान अफोर्ड कर सके वो जरूरी नहीं है। एक लॉयर की फी बहुत ज्यादा होती है, कम भी अगर वो ले तो सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। तो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से ज्यादा लोगों को उम्मीद रहती नहीं है, उनको चाहिए होता है कि आप बाहरी सारा मामला ठीक कर लो, वरना बहुत ही जरूरत है तो आप कोर्ट जाते हो। एंड आई थिंक अगर कोई कोर्ट आता भी है तो वो इसी होप से आता है कि जल्द से जल्द उसका मैटर सुन लिया जाए, एंड उसको उसको जो भी उसका कंपनसेशन है, जो भी डिसीजन आना है, वो जल्दी आ जाए। लेकिन वो नहीं आ पाता, क्योंकि एक और चीज है, adjournments। लॉयर्स आर ऑल्सो वेरी ओके विद द फैक्ट कि आज मेरा मन नहीं है कोर्ट जाने का, adjourn करा लेते हैं, या आज मैटर प्रिपेयर नहीं है तो adjourn करा लेते हैं। तो ये एटीट्यूड भी लॉयर्स का भी चेंज होना जरूरी है। अगर आप एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ेंगी, जहाँ पे सारा एनसीआरबी नहीं, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, वो पूरा प्रोवाइड करता है पेंडेंसी इन सब के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन सब में क्या है। उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पेंडेंसी 66 लाख केसेस जो हैं, इन जो 4.6 करोड़ मैंने मेंशन करा है, एंड दिस इज द हाईएस्ट नंबर, वो लीगल काउंसिल की अवेलेबिलिटी ना होने के वजह से है। तो आप समझ सकते हैं कि उन 66 लाख लोगों को लॉयर्स ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब दिक्कतें बहुत सारी हैं, तो उसमें इंसान, आई एम श्योर उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती होगी अगर वो कोर्ट जा भी रहा है, एंड वो फ्रस्ट्रेटेड ही होगा। सो लाइक अकॉर्डिंग टू यू, आज इंडिया का बिगेस्ट स्कैम क्या है? लाइक इज इट द एजुकेशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, मीडिया और द पॉलिटिक्स इटसेल्फ? आई थिंक आज के टाइम पे बिगेस्ट स्कैम ये सारे हैं, क्योंकि एजुकेशन के नाम पे सपने बेचे जाते हैं। आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दी गई हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस खोल दिए गए हैं, जहाँ पे अगर आप फी देखने जाएं तो लाखों में होती है। एंड बेसिकली दे आर एक मनी मिंटिंग स्पेस जो होता है एजुकेशन, वो बन चुका है, क्योंकि एजुकेशन इज लाइक द बेसिक थिंग जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। अगर इंसान एजुकेटेड, एंड इंडिया में इलिटरेसी हम सबको पता है बहुत ज्यादा है, एजुकेशन आज के टाइम पे अच्छी जगह से अफोर्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है। जब ये बच्चे कॉलेजेस के एग्जाम के लिए जा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि एग्जाम्स कैसे कराए जा रहे हैं। चलो, वो उसके बाद एजुकेशन के लिए उस कॉलेज में भी गए, उन्होंने खूब पैसे दिए, पैसे देके डिग्री ली है, उसके बाद जब वो निकल रहे हैं तो उनके पास जॉब्स नहीं है। तो उनको ये फेक सपने दिखाए जाते हैं कि आपके लिए तो एक इस पैकेज का जॉब वेट कर रहा है, आप जैसे ही कॉलेजेस से निकलेंगे आप एकदम यहाँ लग जाएंगे और आपका जिंदगी सेटल हो जाएगी। बट ऑल ऑफ दैट इज अ मिथ। एंड इस मिथ को पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, जब बिजनेस ओनर्स के थ्रू फैलाया जाता है, और लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। लोग लाइफ में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, पर जब वो निकलते हैं कॉलेजेस से तो उनको रियलाइज होता है कि ये एजुकेशन तो सिर्फ डिग्री तक ही है, क्योंकि एक्चुअली में जॉब तो है ही नहीं। एंड उसके बाद वो अलग डिप्रेशन चलता है, पहले कॉलेज का डिप्रेशन, देन जॉब ना मिलने का डिप्रेशन। सो आई फील एज अ सोसाइटी, I don't know where we are going, where we have become so comfortable with everything that is happening in the society that कुछ लोग हैं, कुछ चंद लोग हैं, जब ऐसे इश्यूज होते हैं उस पे बोलते हैं, वरना किसी को नहीं पड़ी है, सब जैसे चल रहा है चलने दो। एंड आई थिंक दैट इज द एंड ऑफ अ डेमोक्रेसी, वेयर पीपल आर ओके विद व्हाट इज हैपनिंग अराउंड देम। द माइंडसेट नीड टू चेंज, द अवेयरनेस शुड बी देयर, जो कि तभी आएगी जब इस, आई थिंक इस जनरेशन के लोग जब ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे, एंड अपने यू you नो जो उनके लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके लिए दे विल फाइट फॉर इट इन अ वे दैट दे पुट देयर थिंग्स आउट देयर, कि हमें इन इन चीजों से प्रॉब्लम है, आप प्लीज
देखिए जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, आजकल तो स्कूल से ही शुरू हो जा रहा है। स्कूल्स में फी इतनी ज्यादा हो रही है बट पेरेंट्स डू कंप्लेन, एंड कभी कभी स्कूल के फी भी चेंज होती है। तो ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे लेवल पे ही आप करो, लेकिन यू शुड वॉइस योर ओपिनियन when it is when you think that it is not right. So that's important. Yeah, I totally agree with you. So my next question to you would be, social media ने जर्नलिज्म को डेमोक्रेटाइज किया है या फिर सेंसेशनलाइज? आई थिंक दोनों ही करा है, क्योंकि सोशल मीडिया के पहले तक हमारे घर पे न्यूज़पेपर्स आते थे, तो वही हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। अब उस न्यूज़पेपर पे जो लिख दिया गया है दैट इज पत्थर की लकीर, दैट इज व्हाट पीपल यूज्ड टू थिंक कि वही हुआ है, या टीवी न्यूज़ पे जो चल रहा है। आई थिंक अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया, वी हैव इंडिपेंडेंट पीपल हु आर राइटिंग ऑन इश्यूज, वी हैव इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो जो अपना खुद का मीडिया हाउस चला रहे हैं। तो उससे क्या होता है, आप थोड़े क्रिटिकल चीजें भी पढ़ पाते हैं, आप ऐसी चीजें भी पढ़ पाते हैं जो लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो आई थिंक विद सोशल मीडिया दिस हैज ऑल्सो हैपेंड, बट एट द सेम टाइम सेंसेशनलाइज तो करा ही जाता है, बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाना, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में पता है उसी को डाल देना, उसको वेरीफाई नहीं करना। देन सोशल मीडिया पे whatever goes that becomes the end thing for a news or a story. तो जहाँ people have come together also and they have given opportunity to individuals to portray what is not going out or speak on issues which people don't talk about, at the same time उसका misuse भी होता है, एंड ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स के थ्रू होता है जो एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, क्योंकि वेरीफाई हो नहीं सकता वो चीज। सो वट एवर कम्स ऑन सोशल मीडिया इज टेकन एज द ट्रूथ, and then narratives are made. So I think both things have occurred over here. Yeah. Yes, I totally agree. So like speaking of social media, आपको कभी किसी स्टोरी को पोस्ट ना करने का प्रश्न? हम्म मुझे कभी किसी ने ऐसे बोला नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी आउटस्पोकन एंड वेरी एक्टिव ऑन माय सोशल मीडिया, but when you work with organizations, they have their own policies. So you must have seen people write views are personal. So that's there, like if you have an opinion and if you think your opinion matter, and it sometimes it's not even about matter or no not matter. It's sometimes I am in a profession that I should speak. मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, अगर मेरा व्यू नहीं है किसी भी चीजों पे, और बाकी जजेस या कोई और आके, जजेस तो नहीं आते हैं लेकिन अगर लॉयर्स या इंजीनियर्स या बाकी लोग जो और प्रोफेशन में हैं, वो एक्टिव हैं ओपिनियन देने में, तो आई थिंक मैं फिर अपना रोल अच्छे से नहीं कर रही हूँ। तो मुझे हमेशा से ऐसे लगा है कि सोशल मीडिया पे अगर आपको प्रेजेंस है आपका, एंड आपका किसी चीज को लेके बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको लगता है इट शुड बी आउट देयर, एंड इट डजेंट मैटर इफ इट इज गेनिंग ट्रैक्शन और नॉट, इट्स जस्ट you have your own identity as well. So I have been very vocal to all my editors always ki I have my thing on social media, and I don't want to be that person who only writes behind the laptop on issues and is not open about things that deeply affect me. And मुझे कभी किसी ने मना नहीं करा है, बट क्योंकि मैं लीगल जर्नलिस्ट हूँ तो आई हैव ऑलवेज बीन वेरी कॉशियस कि मैं क्या लिख रही हूँ किसके। आई नेवर इंटेंड टू डिफेम एनीवन, आई नेवर इंटेंड टू राइट थिंग्स विच आर फॉल्स, even if my opinion are put out there, it's usually sarcasm or facts I'm stating. So उतना तो सबको ही होना चाहिए, जो भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, दे शुड मेक श्योर कि आजकल के टाइम पे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड, साइबर पुलिस इज ऑलवेज चेकिंग। आज के टाइम पे इट्स वेरी इजी, आप फ्लो में कुछ भी लिख दो एंड वो आपको ही बैकफायर करे। सो यू शुड बी वेरी माइंडफुल व्हेन यू आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बट मुझे कभी एज सच किसी ने मना नहीं करा है कि तुम ये मत पोस्ट करो या वो मत पोस्ट करो। आई हैव ऑलवेज बीन कॉशियस। Okay. So like क्या आपको लगता है कि इंडिया में जस्टिस सबके लिए इक्वल है या फिर the powerful people like they actually receive better justice, like वो actually afford कर पाते हैं justice को? आई थिंक दैट्स अ फैक्ट। Yes. This is
ट्रू फैक्ट कि जिसके पास पैसा है वो अफोर्ड कर सकता है अच्छे लॉयर्स, वो जा सकता है लीगल रेमेडी लेने, और वहां पे एक्सपेक्ट भी करा जा सकता है कि जल्दी आउटकम आएगा। और ये भी सच है कि जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो थोड़ा डाउन ट्रोडन सोसाइटी से हैं, जहाँ पे अ, उनके लिए इतना इजी नहीं है कि एक लॉयर को हायर करना या केस उनका सुन पाए, हायर उस पे जा सके, हाई कोर्ट में जा सके, उनको फिर शुरू करना पड़ता है एकदम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लेवल से। तो दैट्स देयर कि जो पावरफुल हैं, फॉर देम इट्स इजी टू गेट justice. I won't even say justice, but for their cases to be heard rather than common people who cannot afford that sort of uh, lawyers or anything. Yeah. So like let's talk about the most talked about topic, the Yeah. Cockroach जनता Party, right? Yeah. So Cockroach जनता पार्टी जैसे यूथ मूवमेंट्स को लोग मीम समझते हैं, बट क्या वो एक्चुअली यूथ फ्रस्ट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, कॉकरोच जनता पार्टी को शायद अब 1 हफ्ते होंगे। एंड ये आया था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने बोल दिया था कि जो अनएम्प्लॉयड लोग, बच्चे हैं या जो भी हैं, जो लॉ में नहीं रहते हैं, वो जब यहाँ से निकलते हैं तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट मीडिया में चले जाते हैं, दे आर लाइक कॉकरोचेस एंड पैरासाइट। फिर नेक्स्ट डे सीजीआई ने ये भी बोला कि वो अनएम्प्लॉयड लोगों की बात कर रहे थे या जिनके पास फेक डिग्रीज हैं। तो उस दिन जब सीजीआई ने ये चीज बोली थी तो काफी उनको क्रिटिसाइज करा गया था सोशल मीडिया पे, एंड आई थिंक अभिजीत डिपके he made a fun page, cockroach janta party. I think it was in line with Bharatiya Janata Party, so it was supposed to be a very satire based thing which he started, and उसी टाइम उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो भी बनाया, दैट वाज वेरी बेसिक। उनको ये ध्यान भी नहीं होगा कि इतना ज्यादा अभी इस पे लोग जुड़ जाएंगे। तो वहां से शुरू हुई, एंड उसका मोटिव ये था कि जिस टाइम पे उसको ये पेज को बनाया, इट वाज सपोज टू बी अ फन पेज, बट जैसे जैसे लोग जुड़ने लगे तो उनको भी लगा कि नाउ इट्स टाइम कि चलो ठीक है, अगर लोग इतना जुड़ रहे हैं, दैट मीन्स दैट पीपल आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिलेटेबिलिटी टू इट, आई थिंक। क्योंकि सोशल मीडिया पे अगर आप उनके, आई थिंक अब 20 मिलियन के अराउंड हो गए हैं फॉलोअर्स, एंड ट्विटर पे तो अभी विदहेल्ड हो गया एक अकाउंट, एंड एक और बनाया है, उसमें भी अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। तो अगर जो आप इतने मिलियन फॉलोअर्स अगर आप देख रहे हो, सब वहीं से आए हैं कि किसी ना किसी को किसी ना कुछ प्रॉब्लम होगी अभी आज के पॉलिटिक्स से, तभी वो शायद रिलेट कर पा रहे हैं और उनको लग रहा है कि हमें इस पार्टी से जुड़ना चाहिए। अब हो सकता है इसमें कुछ 16-18 साल से कम भी बच्चे हों, क्योंकि वो सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये होगा कि अरे कॉकरोच जनता पार्टी, वो नाम से इन्फ्लुएंस हो गए होंगे, दे आर फॉलोइंग इट। इसमें ऐसे लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ चेंजेस चाहते हैं और उनको होप है, उम्मीद है कि मे बी वाया दिस पेज और वाया दिस पार्टी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे फ्यूचर में। फिर आप क्रिटिक भी देखेंगे कि कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट मेजर इश्यूज एंड ये सब। बट मेरा ये मानना है कि जिस पार्टी को खुद ही नहीं पता था कि वो ऐसा हो जाएगा, मतलब जिन लोगों ने इसको शुरू भी करा है, उनको भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का उनको फॉलोअर्स गेन हो जाएंगे। give them time, let's see what comes next. If then you see that it is not working out, then be critical about it, I think। 1 हफ्ता या 5 दिन या 4 दिन में आप किसी के लिए क्रिटिकल हो जा रहे हो, दैट्स नॉट राइट। बिकॉज एक कोई भी पॉलिसी लाना या किसी भी चीज के बारे में बात करने के पहले भी आपको सोचना पड़ता है। तो यू कांट एक्सपेक्ट अ ह्यूमन बीइंग जो हर जगह पहले बुलाया जा रहा है बात करने के लिए भी, वो बैठ के सोच सके, और वो भी एक इंसान है। अब शायद और लोग जुड़ गए हो, लेकिन एक इंसान है। तो मीम पेज की तरह भी ना देखा जाए, और इससे ये भी लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं किसी किसी तरीके से। कोई अनएम्प्लॉयड होगा, किसी को लग रहा होगा अच्छा ठीक है, अभी पॉलिटिक्स एकदम ही खराब हो चुकी है देश की, क्या ही चल रहा है। तो सबने अपने अपने रीजन के वजह से ही इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा है। एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग टू नो ऑल्सो दैट पीपल are looking forward to something which was not there before these 7 days. So it's good to see that। Yeah। या सो लाइक जब किसी यूथ लेड पॉलिटिकल मूवमेंट, लेट्स सपोज कॉकरोच जनता पार्टी, लाइक उनके अगर सोशल मीडिया अकाउंट सडनली डिसअपेयर हो जाते हैं,
तो क्या वो सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है या फिर आज डिसेंट को सप्रेस करने का एक सटल क्रैकडाउन? सी डिसेंट आज के टाइम पे कोई अगर डिसेंट दे रहा है या कुछ ऐसा शुरू कर रहा है जो कि मेजोरिटी को नहीं पसंद आ रहा है, तो इट्स वेरी इजी टू यू नो डू दोज थिंग्स जहाँ पे उनकी वॉइस थोड़ी शांत हो जाए। इट्स नॉट जस्ट कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन पास्ट में ऐसे जर्नलिस्ट भी हैं जिनके अकाउंट्स को विदहेल्ड करा गया है, कुछ लॉयर्स भी हैं जिनके अकाउंट्स को विदहेल्ड करा गया है। एंड अब तो ऐसा हो गया कि ट्विटर पे इफ वन मेल और समथिंग यू हैव टू सेंड एंड देन द प्रोफाइल इज टेकन डाउन। कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भी सेम चीज हुआ कि उनके अकाउंट्स पहले हैक करने की कोशिश करी गई। वो जब नहीं हो पाया तो फिर जिन्होंने शुरू करा है उनका हैक करने का कोशिश करा गया, विच इज लाइक 4 day old वट एवर पेज इट इज। बट लोगों से नहीं देखा जा रहा, नहीं हुआ जा रहा। उसके बाद आईपीआईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कुछ रिपोर्ट दी कि दे आर ट्राइंग टू मिसलीड एंड ऑल ऑफ दैट। तो उनका ट्विटर का अकाउंट विदहेल्ड कर लिया गया। फिर उनका इंस्टाग्राम का अकाउंट भी थोड़े टाइम के लिए विदहेल्ड करा गया, फिर उसको वापस लाया गया। तो इससे ये देखा जाता है कि डिसेंट एक काइंड ऑफ फियर है फॉर द पावरफुल। उनको इस टाइम पे नहीं चाहिए कि कोई भी इंसान उनके अगेंस्ट बोले या कुछ ऐसा आए पब्लिक लाइमलाइट में जो कि उनके थिंकिंग या उनके आइडियोलॉजी से डिफरेंट है। And as a country where Article 19 is so often like people talk about, freedom of speech and expression has become a joke in this country. Nobody knows when a case or a something will happen to them if they write anything critical of anyone in power. So आज के टाइम पे डिसेंट कोई भी कर रहा है या कुछ भी ऐसा कर रहा है जो कि थोड़ा मेन स्ट्रीम से डिफरेंट है, थोड़ा क्रिटिकल है, you can totally know that that person is not going to have a good time or difficulty उसके लिए create होगी। तो ये पूरा सिस्टम ऐसा बन चुका है। एंड इससे ये भी डिसेंट को सप्रेस किया जा रहा है। आपकी जो प्रेस फ्रीडम है या आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको भी कहीं ना कहीं आप वायलेट कर रहे हैं। Yeah, I agree with whatever you said. So, speaking of this, like speaking of Gen Zs, so क्या Gen Z politically aware हो रहा है या सिर्फ इंटरनेट आउटरीच तक ही लिमिटेड है? What do you think? आई थिंक जेंजी इज एक्चुअली वेरी एक्टिव। वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव है, वो बहुत सारे चीजों को लेके एक्टिव होने लगा है आजकल। एंड इट इज ऑल्सो बिकॉज दे आर अवेयर। ऑफ कोर्स इंटरनेट पे आउटरीच इज मच मोर देन व्हाट यू सी ऑन स्ट्रीट, बट नॉट एवरी वन कैन कम ऑन स्ट्रीट। तो आप किसी भी तरह से अगर सपोर्ट दिखा पा रहे हो, इट सजेस्ट दैट यू आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड यू वांट टू पार्टिसिपेट। एंड आज के टाइम पे व्हेन सोशल मीडिया एंड इंटरनेट इतना ज्यादा सबके लिए अवेलेबल है, बहुत सारी चीजें आप देखेंगे या बहुत सारे मूवमेंट्स आप देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रे डॉग्स, विद रिस्पेक्ट टू पोल्यूशन। ये सारे मूवमेंट्स, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के थ्रू ही आई हैं। एंड इसमें मोस्टली जो पार्टिसिपेट करते हैं वो जेंजी होते हैं। दे आर वेरी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस एंड दे वांट टू सी चेंज। एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज दे आर educated, they want to be a part of something, be a part of change. So आई फील इन्वॉल्व है। ऑफकोर्स कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो सोशल मीडिया तक ही रह सकते हैं, जो ऑनलाइन आउटरीच तक ही रह सकते हैं, क्योंकि स्ट्रीट पे आना भी सही बात नहीं है, बिकॉज यू नो हाउ आवर सिस्टम इज। वो सीधे फिर जेल में देखे जाएंगे। तो बहुत एक्साइटेड होके भी चीजें करना इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंट्री। बट एट द सेम टाइम इफ यू आर शोइंग involvement in any form with respect to change, I feel that is great. And we are seeing young people very excited about things which actually matter. So I think they are active. I would agree because I myself am a Gen Z. I'm just 19, so I would agree. Oh, And there's this statement that you said, like आपने कहा था, anyone who can read a Bear Act can understand law. So hmm. what do you mean by that? And can people actually understand law?
Yeah, so I had also written another paragraph that you need to read it and comprehend it well. So it's not just reading, but also being able to understand it. So when I wrote that, the only intention was that लॉ किसके लिए बनाया गया है? आम इंसान के लिए, आम जनता के लिए। ऑफ कोर्स उसमें जब केस हो रहा है या कुछ भी हो रहा है जहाँ पे आपको लीगल एक्सपर्ट की जरूरत है, वहां पे ऑफ कोर्स लॉयर्स का रोल आता है। बट आज के टाइम पे इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कि अगर आपको किसी लॉ के बारे में जानना है और आप गूगल पे टाइप करें और वो आ जाए, आप उसे एक दो बार पढ़ेंगे और अगर आपको थोड़ा भी लैंग्वेज, जैसे अब तो हिंदी में भी बेयर एक्ट्स आती है, अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आप समझ जाएंगे कि अगर ये चीज ये बोल रही है, कोई सेक्शन है वो ये सब चीजें बोल रहा है, तो ये मेरे राइट्स हैं, या ये चीज अगर मैंने करी तो ये क्राइम है। सो आई फील कि ये जो मैंने चीज बोली थी ये इस वजह से बोली थी क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को लगता है कि ओ माय गॉड लॉ इज वेरी डिफिकल्ट, एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो बेसिक चीज है, जो बेसिक आपके राइट्स और अधिकार है, आज के टाइम पे मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग बुद्धू बनाए जाते हैं कभी कभी क्योंकि उनको लॉ ही नहीं पता है। अब चाहे आप ट्रैफिक पुलिस का ले लें या ब्राइब जो चलती हैं, अगर आपको पता हो कि कब कहाँ ट्रैफिक पुलिस आपको रोक सकती है, आपसे ब्राइब नहीं ले सकती है, या कितना क्या होता है, तो आप अपने राइट्स को एक्चुअली एनफोर्स कर पाएंगे। आपको लॉयर की हर चीज में जरूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा भी अपना रेंट अग्रीमेंट पढ़ना आता है, तो आप अपना रेंट अग्रीमेंट पढ़ के बता सकते हैं कि ये चीजें गलत लिखी हुई हैं इसमें, आप इसको चेंज कर दीजिए। तो उसमें लॉयर की जरूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन पर से आई फील एवरीवन इन दिस कंट्री शुड नो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आपके बेसिक फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। क्योंकि जब तक आप उससे अवेयर नहीं होंगे, आप हमेशा डर के रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लॉ पढ़ने का थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आप कॉलेज नहीं गए हो, आप लॉयर नहीं हो, आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ कोर्स टर्म्स आर अ लिटिल बिट टेक्निकल, बट आज के टाइम पे व्हेन एवरी मीनिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, यू कैन वेरी वेल कॉम्प्रिहेंड इट ऑल्सो क्या होता है। हाँ, बट उसकी निटी ग्रिटी जो होती है, क्योंकि लॉ में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होती हैं जो एक एक्ट से लेकर दूसरे एक्ट कट जाता है, तो वो सब जो को रिलेशन और ये सब है वो सब तो बहुत टेक्निकल हो जाता है। बट हाँ, अगर किसी ने बोला इसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, इट्स वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट ओपन की कौन रेप में क्या क्या इंक्लूडेड है, कैसे रेप का चार्ज लग सकता है, आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। तो यू डोंट, उसका बस यही मकसद था कि आपको कोई प्रोफेशनल नहीं चाहिए अपनी लाइफ में बताने के लिए आपको कि एक लॉ है ये नहीं। या आई अंडरस्टूड योर पॉइंट। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू विल बी, मतलब हम सबको पता है कि जर्नलिज्म को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, बट फिर भी जर्नलिस्ट आज इतने अंडरपेड, ओवरवर्क्ड और इनसिक्योर क्यों फील करते हैं? सो जर्नलिज्म के साथ ये दिक्कत है कि यहाँ पे भी हायरार्की है। हम्म। There are channels who are paying very well. There are channels who are not paying at all. There are organizations who are paying very well. There are organizations who are not paying at all. फिर यहाँ पे हायरार्की आता है आपके रोल में भी। कुछ लोग उतने ही सैलरी में 10-15 साल से काम कर रहे हैं, कुछ लोग सारा अक्यूमुलेशन हो रहा है। जर्नलिज्म को, जैसे पहले लॉ के लिए ये कहा जाता था कि जब लोग कुछ नहीं करते हैं तो लॉ कर लेते हैं, वैसे आई थिंक जर्नलिस्ट को भी सीरियसली नहीं लिया जाता। क्योंकि पहली बात, अ, जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया है, आई थिंक इंडिया में एक और ये कल्चर है कि आप जितने कम पैसे में जितना ज्यादा काम करा लो। ये मेंटालिटी सिर्फ जर्नलिज्म में ही नहीं है, ये हर जगह आप जहां पे भी जाएंगे यूजुअली यही होता है कि आप अगर कम पैसों में काम कर रहे हो तो आप हमारे लिए फायदेमंद हो, और जहां आपको ज्यादा पैसों की, हमें लगेगा कि आप ज्यादा पैसे चाहते हो, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अब क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना है, लोगों के पास जॉब नहीं है, दे हैव नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क एट अ प्लेस जहां पे पैसे नहीं मिलते। journalism per se, because of the hierarchy and because of the money is accumulated in the top layer, और कुछ लोगों के पास है जो जिन्होंने जर्नलिज्म की डिग्री की है, वो कुछ और नहीं कर सकते, उनको अल्टीमेटली एक जर्नलिस्ट ही बनना पड़ेगा। एंड क्योंकि पे स्ट्रक्चर इज नॉट डिफाइंड, वो कई कई सालों तक बहुत कम कम सैलरी पे काम करते हैं। और ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि लोग बोल नहीं रहे हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ दी सैलरी इशू इज ऑल्सो देयर बिकॉज
people are used to the fact that whatever is being paid to them, they deserve that. They do not think at all कि हम शायद इससे थोड़ा ज्यादा डिजर्व करते हैं और हमें मांगना चाहिए ज्यादा. तो जो ये कम सैलरी का एक चला हुआ आ रहा है, वो इसलिए भी आ रहा है क्योंकि उनको 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शायद 20,000 में काम कर लें, लेकिन उनको जो 10 लोग मिलेंगे शायद वो कहेंगे हमें 50,000 में करना है. तो वो उन 10 में से शायद एक को लेंगे जो उनको लगता है कि वो उनके लिए अच्छा काम कर पाएगा, लेकिन उस 100 में से वो 5-6 ले लेंगे क्योंकि उनको लगेगा 20-20 हजार देने हैं. तो लोगों ने ही क्योंकि वॉइस नहीं करी अपनी, दैट दे वांट मोर सैलरी, आई फील इसीलिए इसका ग्रोथ भी कम है. फंडिंग भी कई बार बहुत कम आती है. जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज वो अपने खुद के पैसों पे या समवन इज फंडिंग देम उसके थ्रू करते हैं. एंड क्योंकि वो फंडिंग ज्यादा नहीं होती है, न्यूज रूम में इतना प्रेशर होता है, इतने लोग आपको रखने पड़ते हैं कि आप नहीं दे सकते लोगों को सैलरी. तो आई फील क्योंकि वो फोर्थ पिलर है, गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली थिंक कि एक तरीका लाया जाए जिससे एटलीस्ट जर्नलिस्ट आर ऑल्सो पेड वेल, because journalist का role is no less than what a lawyer is doing or what a doctor is doing or what important जो profession है थोड़े भी उससे कम नहीं है. तो I feel journalists should get money which they deserve. Okay. So my next question to you would be, आज का यूथ आपको ज्यादा हार्ड वर्किंग लगता है या फिर सिस्टम और अनसर्टेनिटी की वजह से समवेयर होपलेस? I think hopeless तो है क्योंकि हार्ड वर्किंग भी है एंड जब हार्ड वर्क करके देखता है कि क्या चल रहा है तो वो होपलेस हो जाता है. तो आई फील यूथ इज ट्राइंग देयर बेस्ट. यूथ आज के जो है वो ज्यादा वोकल है विद रिस्पेक्ट टू दे व्हाट दे वांट. आज के टाइम पे मैं जैसे बिकॉज आई एम अ लीगल जर्नलिस्ट एंड आल्सो लॉयर, लाइक आई हैव अ लॉ डिग्री. तो मैं जब देखती हूँ अगर किसी भी लॉ स्कूल में कुछ भी होता है जो एक एक लॉ स्टूडेंट से भी होता है उसको कुछ नुकसान पहुंचा है, पूरा लॉ स्कूल खड़ा हो जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए. एंड ये चीजें हम पहले नहीं देखते थे. पहले एक इंसान का है वो अपना डील करे, बाकी लोग कोई उनका लेना देना नहीं है. बट आज के टाइम पे आई थिंक यूथ हैज बिकम मोर एक्टिव इन वॉइसिंग देयर ओपिनियन, मोर एक्टिव इन डिमांडिंग व्हाट दे वांट, मोर एक्टिव इन ट्राइंग न्यू थिंग्स एज वेल. अब वो इंजीनियर डॉक्टर और ये सब चला गया है. People want to get into arts, people want to become a lawyer, people want to do different type of things which are there. So I feel youth is hardworking and youth is also very aware because of the social media. And क्योंकि उनको इतना इंटरेस्ट है इन सब चीजों में, they are doing their best. But then when they see कि हो क्या रहा है रियलिटी में, I think they do lose their hope and they become hopeless. And अनसर्टेनिटी आ जाती है जब ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है, एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, आप साल साल वेट कर रहे हो सालों सालों तक कि अब हमें शायद कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन जब वो नहीं दिखती है तो आई एम श्योर कोई भी हताश होगा. एंड दैट इज द रीजन यूथ इज ऑल्सो लाइक, अभी नीट के इंसिडेंट में कितने सारे बच्चों ने सुसाइड कर लिया है. तो दैट शोज होपलेसनेस ओनली, दैट दे डोंट हैव एनी होप विद द सिस्टम and they do not have any encouragement or motivation within themselves also. So I think it's the duty of our institutions कि वो ऐसा कुछ करें जिससे जो यंग जनरेशन है वो इतना होपलेस ना फील करे in the entire process of becoming something. Okay, thank you so much, ma'am. My last question to you would be, अगर आपको इंडिया के लीगल सिस्टम में एक चीज इंस्टेंटली रिफॉर्म करनी हो, what would it be and why? I think more women representation, because I feel अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं जस्टिस बीवी नागारत्ना, एंड हाई कोर्ट में भी आई थिंक 3 चीफ जस्टिसेस हैं. बहुत ही लाइक पंजाब एंड हरियाणा है जो बहुत ज्यादा रिक्रूट करते हैं विमेन जजेस को. बट आई फील जजेस ही नहीं, लॉयर्स की भी बहुत जरूरत है. इससे क्या है कि विमेन रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स hope to other people as well that they can also dream big and they can also get into a profession that is so demanding and challenging. So I just feel that
आज के टाइम पे व्हेन लड़कियां इतना ज्यादा आगे बढ़ रही हैं, चीजें कर रही हैं अपनी लाइफ में, so it should not be all boys club, it should also involve women, because ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बी इट एनी न्यूज रूम जहाँ पे मैं हूँ, वहां पे भी मुझे एक दो लड़कियां दिखेंगी। फिर अगर आप किसी, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट चली गई थी एक बार, तो वहाँ जो कैफेटेरिया था उसमें तीन चार गिन के लॉयर्स थी लड़कियां, बाकी सब मेल लॉयर्स थे। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आधे लोग तो इसलिए भी नहीं आना चाहते क्योंकि उनको ये लगता है कि दैट इज अ ऑल बॉयज क्लब, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो मेजर चंक ऑफ जजेस है जो एग्जाम के थ्रू आते हैं वो लड़कियां होती हैं। सो दे आर नॉट समबडी जो नहीं कर सकते रिप्रेजेंट, जो नहीं इतने इंटेलिजेंट है। आई फील everyone should get a fair chance to become something in life, and therefore women representation in legal system is very important आज के टाइम पे। Okay. So that's it. Like, thank you so much, Ratna ma'am. I genuinely think a lot of points you shared today with us will resonate with young people who are watching this conversation. And with that, I'd also like to invite questions to the interns present here. If anyone has any questions they'd like to ask, Jhalak, do you have any questions? Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, how do you simplify complex legal issues for the public while maintaining accuracy? So, when you start as a legal journalist, this is a task like, accuracy and breaking down the important judgments or orders. But with time, because you write so many orders and judgments in a day, the speed is there, like it comes to you, and then accuracy improves, and at the same time the complexity of any law or what the judgment is trying to say, that is also very easily done, because आपको समझ में आ जाता है कि आपको लोगों को बताना क्या है। तो इट ऑल कम्स विद प्रैक्टिस, एंड एक्यूरेसी अपने आप आ जाएगी अगर आपको लॉ के बारे में पता है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि लॉ क्या है, क्या कहना चाह रहा है, और आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आप बहुत ही कम टाइम में लिख के दे सकते हो चीजें। Thank you. नो वरीज। Sia, do you have any questions? Yes. Hello. हाय। I wanted to know जैसे आपका profession है of a legal journalist, so has that changed a lot with like coming up of more AI tools that can like summarize judgments or identify legal trends in real time? Like, is it becoming more about interpretation and investigation, or is it something totally different? See, as a legal journalist, I'm glad ki when I started as a legal journalist, AI was not there, because I'll tell you, AI writing or the style of writing that AI does, everyone who is a journalist, they understand that it's AI. Of course, you can use AI in better ways where you can minimize your editor's role with respect to, if you want to check your grammar, if you want to check uh, if there are no errors with respect to grammar, and उसके लिए grammarly already था, तो AI की as such कोई ज़रूरत नहीं थी। But I feel AI की writing is very robotic, and उससे implement बहुत कम जगह पे करा गया है, because the moment organization will start implementing AI in their tools, I think for थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर वाइज अच्छा करने के लिए आप यूज कर सकते हो, but writing should be original, and I feel right now also most of the good portals, they do not have AI ka thing installed in their system, they do not use it, they want their reporters to write on it and then the editors to do the editing। but हो सकता है जो ऐसे ही जिन्होंने अपना काम शुरू कर दिया and they don't have people, they might be using AI। so I think that's also not very accurate आज के टाइम पे। AI, if you are putting a judgment and you ask AI to give you a summary, it will give summary according to what it feels is the summary of the judgment, but it will not give you summary according to what you think should be the gist of the entire judgment। so I feel if you are in this profession, that's your only job, like you have to write. So if you're not able to do that also, then maybe you should try something else and use AI then for getting summaries and all। Yeah। Thank you.
No worries. Dhanashri, do you have any questions? Hello, ma'am. Hi. Okay, so my question is that which recent legal or constitutional shift you think happened in India which receives more public attention? Constitutional shift. I feel how the parliament is working. बिकॉज़ आजकल हम देख रहे हैं कोई डिबेट नहीं हो रहा, सेशंस नहीं बैठ रही हैं। पहले बिल आ जा रहा है, उसके बाद आप देख रहे हो कि वो नोटिफ़ाई हो रहा है। तो ये जो पूरा चेंजेस पार्लियामेंट के फंक्शनिंग में आ रही है, आई थिंक बिकॉज़ पार्लियामेंट इज़ द प्लेस वेयर यू नीड टू डिस्कस द लॉ बिफोर इट बिकम बेसिकली यू नीड टू डिस्कस द बिल बिफोर इट इज़ दे आर मेकिंग इट अ लॉ। लेकिन अगर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, फिर एकदम से एक दिन आप लॉ बना के हमारे सामने रख दे रहे हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी फिर चैलेंज होता है कोर्ट में जाना। तो आप पूरे प्रोसेस को एकदम बड़ा कर दे रहे हैं। देयर आर नो हेल्दी डिस्कशंस। पब्लिक ओपिनियन भी जो आता है, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ दैट इज इम्प्लीमेंटेड, बट आई डू फील दैट द पार्लियामेंट विच वी यूज टू सी 10 years back, I think its role is diminishing, and there should be a proper check on how the parliament is functioning. And अगर ये चीजें पूरी हटा दी, then तो it will become role of just one uh, majority majority party taking care of everything. So I think that's constitutionally not right. Thank you, ma'am. Worries. Tarun, do you have any questions? So, हेलो मैम, गुड इवनिंग, आई एम तरुण। Meaning. सो जैसे मैम आपने बात की अभी वुमेन्स लॉयर पार्टिसिपेशन कोर्ट्स में लेके, तो अभी रिसेंटली इस कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट का एक मैंडेट आया था रिगार्डिंग 30% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इन बार काउंसिल। So do you think this reform will smoothly work in regional bar politics? And what more is needed to make the litigation ecosystem more safer and more inclusive for women lawyers? I think it's definitely a good call by the Supreme Court, and representation होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट सजेस्ट कि आप सबके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है। बार काउंसिल में विमेन का इन्वॉल्वमेंट होना इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज विमेन लॉयर्स आर ऑल्सो कमिंग टू कोर्ट प्रैक्टिसिंग, एंड बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप किसी बार काउंसिल के मेल मेंबर के पास नहीं जाके बात करना चाहते, यू नीड समबडी जो एक औरत हो, आप उनसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो आई थिंक उस तरीके से बहुत ही सही चीज है अगर ये होती है। बहुत सारे लोग इसमें क्रिटिक ये करते हैं कि विमेन रिप्रेजेंटेशन की जहाँ पे बात होती है तो फ्री में थोड़ी ना मिल जाएगा, यू शुड हैव दैट सॉर्ट ऑफ टैलेंट एज वेल। बट आई थिंक कोई ऐसे ही तो नहीं बन जाएगा बार काउंसिल का मेंबर, उसके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होगा, तभी वो मेंबर बन रहा है। तो आप पूरा जो किसी को लाने की प्रक्रिया है उसको ऐसा स्मूथ बनाइए जिससे जो टैलेंटेड लॉट है वो आ रहा है। एंड बार पॉलिटिक्स इज समथिंग जो है इनबिल्ट, वो रहती है, वो चलती है, और उस पे भी चेक रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहाँ ये रीजनल एस्पेक्ट पे चला जाएगा, वहां पे ये कैसा रहता है, कैसे चलता है, किसको लाया जाता है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है फॉर मी टू ऑल्सो से कि वहां पे अगर बायसनेस होती है या नहीं। बट बहुत चांसेस है कि हो, क्योंकि वी आर सीइंग दैट पॉलिटिकली ऑल्सो, एंड हर जगह नेपोटिज्म इज देयर, राइट। जो आप जिसको जानते हो उसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी रादर देन आप जिसको नहीं जानते हो। इवन अगर कल को मैं लॉयर बनने जाती हूँ, चलो अब तो नहीं, लेकिन अगर 5 साल बाद, मैं 5 साल जो मैंने लॉ करी थी उसके बाद मैं लॉयर बनती, तो मुझे शायद किसी के अंडर काम नहीं मिलता, क्योंकि मैं किसी को जानती ही नहीं हूँ। लेकिन वही बच्चा जो मेरे साथ किसी को जानता होगा, किसी लॉयर को जानता होगा, तो उसको मिल जाता। तो ये सारी पॉलिटिक्स तो चलती है। रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाएगा तो एटलीस्ट वुमेन दिखेंगी तो उस लॉट में। उसके बाद क्या होता है वो तो आई थिंक इट्स डिस्कशन विच कैन बी ऑन लेटर। Okay, ma'am, thank you. आर यू अ लॉयर? No, ma'am, I am sociologist.
Is there any lawyer over here? No? I'm a pol science student. I'm not a Okay. lawyer. So, Ekta is not here. Juhesha, do you have any questions? Good evening, ma'am. Good evening. So my question is, what are the biggest ethical challenges faced by legal journalists while they are reporting to court-sensitive cases? Court sensitive cases. Yes, ma'am. See, it's very important as a legal journalist that you are not putting out your opinion. So anything which is with respect to courts, your functioning of courts, a legal journalist has to be very careful that they are only stating facts. And sometimes it is very difficult to get those facts because nobody is ready to share. So at that time, the reporter has to be very, they need to have that sort of sources in the field so that they can provide them information. But जब कोर्ट सेंसिटिव कोई भी न्यूज होती है, because contempt of court is something every journalist will fear, will fear. So whenever one is reporting on issues which are pertaining to a particular judge, or something which is critical of the court functioning, they make sure that whatever they are putting out is not their opinion. It is something which is backed by facts. समटाइम्स उन फैक्ट्स का एविडेंस होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू वांट टू रिपोर्ट ऑन इट यू हैव टू कीप इन माइंड दैट एवरीथिंग दैट यू आर राइटिंग you have a proof of that also. So that is the only thing that you have to take care of. You have to also make sure that your reporting or your writing is not portraying that you are trying to put allegation on somebody. So that's also very important. So yeah, I would say those, like these two things. Thank you. No worries. Benisha, do you have any questions? Am I audible? Hi. Yeah, good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening. So, my question is like, ma'am, we all know that democracy depends upon informed citizens. So, like, do you, as a legal journalist, think that the current media structures like genuinely encourage this informed engagement, or like it's all about continuous outrage? सी सो आज के टाइम पे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन दो तरीके से डिवाइड हो गई है. देयर इज वन वेरी फेमस टर्म विच आई डोंट वांट टू यूज, बट मीडिया हाउसेस विच आर पेड बाय अ पर्टिकुलर पार्टी. आज के टाइम पे जो भी Yes. मीडिया हाउसेस आप देखोगे कोई ना कोई उसे ओन करता है. सो इट्स या तो वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है. जहाँ पे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस आते हैं दे आर वेरी क्रिटिकल अबाउट व्हाट दे आर रिपोर्टिंग, सो दे विल ऑलवेज रिपोर्ट ऑन इश्यूज जो उन्हें लगता है कि एक आम जनता को पता होनी चाहिए. बट एट द सेम टाइम मार्केट में ऐसे मीडिया हाउसेस और टीवी चैनल्स हैं विच आर फंडेड बाय बिजनेस पीपल, विच आर फंडेड बाय पॉलिटिशियंस. तो वहां पे आप समझ सकते हो कि उनका काम सिर्फ आउटरीच कराना और सेंसेशनलाइज करना है इश्यूज को. जिस दिन आप थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगोगे इन न्यूज एंड एवरीथिंग, आपको चैनल और उस जर्नलिस्ट को देख के या उस मीडिया हाउस को देख के पता चल जाएगा कि इफ दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ ड्रामा और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ आउटरेज. लेकिन जहां आप देखोगे कि जो रियल इश्यूज के बारे में बात कर रहा है उसको उतना नहीं रहेगा कि हर इंसान मुझे फॉलो करे या पढ़े या जो भी है. वो अपना काम कर रहे हैं शांति से और जो उनके रीडर्स हैं वो कर रहे हैं. तो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट मीडिया जो होती है वो यूजुअली ट्राई करती है कि जो न्यूज आप बाहर दे रहे हो वो इतना ड्रामेटिक नहीं है, जो फैक्ट्स हैं वही जा रहे हैं. बट आज के टाइम पे बिकॉज वी हैव a political party which has been ruling for past 12-14 years or whatever, बहुत सारी चीजें चेंजेस हो चुके हैं एंड बहुत सारे मोस्ट ऑफ द मीडिया हाउसेस आर नॉट फोकसिंग ऑन facts of the case or not focusing on what the what the news should be, but they are mostly focused on TRPs and gaining traction so that unke paise ban sake. So that's there. Okay, ma'am. Thank you so much. Thank you. Vedusami, do you have any questions? Yes, Am I ma'am. Good audible? evening, ma'am. Good evening.
What do you advise to would you share with students who are interested in legal reporting or political journalism? Political channels, as in? I think he said political journalism, if I'm not wrong. No, Can you I please repeat your think questions? what advice would you share with students who are interested in legal reporting or political journalism? Legal reporting and political journalism. Legal reporting or political journalism? Huh? Okay, legal reporting or political? See, political journalism is also very good because you get to report on issues which is happening in the politics of the country. तो अगर आपका इंडियन पॉल साइंस में और इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली गो फॉर पॉलिटिकल जर्नलिज्म बिकॉज उसके भी अच्छे रिपोर्टर्स कम हैं. लेकिन अगर आपको लॉ में थोड़ा भी इंटरेस्ट है ना, यूजुअली लीगल जर्नलिज्म में वो लोग ज्यादा ज्यादा जाते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है या उनको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं रहना होता, तो वो लीगल रिपोर्टर्स बनते हैं. सो इफ यू हैव इंटरेस्ट in legal side of issues, I'm so sorry I said it in Hindi, so if you have interest in legal side of the issues then you definitely go for legal journalism. But if you have interest in politics of this country, and because politics also includes sometimes a legal angle to it, in ways of bills being introduced or whatever is happening to the politicians, so that way you also get to do a little bit of legal part as well. So if politics is your interest then definitely go for political journalism, but if legal is your interest, like law is your interest, the changes which are coming in the laws or whatever is happening in courts day to day interests you, then definitely come for legal journalism. Thank you, ma'am. Thank you. No worries. I think we are done with the questions. And I want to share one thing. Like, I genuinely feel कि आज की conversation में हमें उन topics पर बात की जो आज का youth actually feel करता है and like wants answered about. Now, whether it's justice, media, women's safety या फिर like system को लेकर growing frustration. And I genuinely think conversations like this really matter because आज बहुत सारे young people के पास questions तो है but clarity नहीं. So thank you so much once again for sharing your thoughts and taking out the time to speak with us. Thank you, ma'am. Very sweet and kind of you, and I'm very happy with the questions which were asked to me. And I hope and wish you all the best. And I hope that you, as youth of this country, are always motivated and focusing on working towards bringing changes or doing well for yourself as well. I know it's hard out there, but it's not something which cannot be achieved. So all the best to you guys, and thank you for having me here. I had a wonderful time having this discussion with you. Thank you, Sanya. Thank you, ma'am.